हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 001 जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी है, उसका ब्लॉक 2 का हम ऑलरेडी यूनिट 2 तक कर चुके हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, जिसमें हमने इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा, डिफरेंट थियरीज़ के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसको जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, और हमने ये हिस्ट्री के बारे में कि कहाँ से कैसे ये जो है इंटेलिजेंस को मेजर करने का कंसेप्ट आया, हम क्यों करते हैं इसको मेजर। तो इन सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम इस वीडियो को इस पूरे यूनिट को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री तक पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है नंबर 1 पे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे और नंबर 2 पे हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी यूनिट उनका पार्ट 2 में हम मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड स्कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा है, नीड टू मेजर इंटेलिजेंस अराइज टू ट्रैप इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जनरल मेंटल एबिलिटी फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पसेस सच एज एकेडमिक क्लासिफिकेशन, ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। इसमें मैं आपको ये इसलिए करवा रही हूँ कि हम जो इसमें जो है हम इंटेलिजेंस को मेजर क्यों करते हैं, क्योंकि ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक की जो इंटेलिजेंस होती है वो सेम नहीं होती, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। कोई बहुत ज़्यादा हाईली जो जिसको बोलते हैं कि जिनका IQ बहुत तेज होता है, जिसका हम कहते हैं ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है, या जो बहुत ज़्यादा जो है अपने एज ग्रुप के बच्चों से ज़्यादा ओवर एंड अबव होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस। और कई ऐसे भी होते हैं जो अपनी एज के साथ के जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ वो उतना नहीं कर पाते, साथ में थोड़ा उनका लो होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए जो है जो हमारे को इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसमें क्या है जो हमने अब तक थ्योरीज पढ़ी हैं। 2 फैक्टर, जैसे हमने जनरल फैक्टर्स थ्योरी पढ़ी है, मल्टी फैक्टर है, थर्स्टन की, गिलफर्ड की, गार्डनर की, इन सब के बारे में है कि कैसे कैसे जो हमने ऑलरेडी जो पढ़ लिया है उनके लिए कौन से टेस्ट है सिंपल, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 पे क्या, जनरल फैक्टर थ्योरीज, जैसे हमने अभी जो है अर्ली वीडियो में पढ़ा था कि स्पीयरमैन की थ्योरी थी ये, कि जनरल फैक्टर थ्योरी में ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर एनालिसिस ऑफ scores on a number of tests, general factor theories claim that intelligence is basically general intellectual capacity which is common for a number of or all the activities। में हमने क्या किया था, ये जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या कहा था 1904 में, कि सभी लोगों के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके अंदर कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं G फैक्टर, जिसको हम जनरल फैक्टर कहते हैं। और वो सभी में होता है, इनहेरिटेड होता है, लेकिन वो ही हमारे को जो स्पेशल जो हमारी होती है, हम किसी चीज़ में, जैसे मैंने बताया कि कोई इंटेलिजेंस है, जैसे वो हमारा क्या है एक सभी में होगा, उसके बेस के बाद हम कोई आर्ट में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई किसी की पेंटिंग अच्छी है, किसी की सिंगिंग अच्छी है, कोई म्यूज़िक में, तो वो सब जो है वो हमारे क्या होते हैं, वो स्पेशल उसमें चले जाते हैं कि वो स्पेशल। एक होगा जनरल थ्योरी जो कि सभी में होता है, जैसे इंटेलिजेंस हमने बताया, और एक कौन सी वो वाले फैक्टर जो कि सभी में नहीं होते, उससे इंटरलिंक्ड होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, वो हमारे क्या होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो उन्होंने क्या कहा था स्पीयरमैन ने कि ये जो जनरल फैक्टर है, यानी जनरल जो जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस जो होती है वो सभी में होती है, लेकिन डिपेंड अपॉन द ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, वन ऑफ सच थ्योरीज वर प्रपोज बाय चार्ल्स स्पीयरमैन कि जनरल और G फैक्टर विच इज़ एसेंशियली कॉमन इन ऑल द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज़ में जो है हमारे को जरूरी चाहिए होता है ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में। एंड स्पीयरमैन सजेस्टेड दैट 2 टेस्ट ट्रूली मेजरिंग G वुड अकाउंट फॉर हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो टेस्ट होंगे, 2 होंगे, 3, जितने भी टेस्ट होंगे जो कि हमारी जो हमारी जनरल एबिलिटी को हम मेजर करेंगे, तो वो उनका हमेशा हाईली कोरिलेटेड होंगे, जिसको इन ए डिवीजन ऑफ थ्योरी ही प्रपोज ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि जनरल, अगर कोई भी हम कितने भी टेस्ट ले लेंगे जो कि हमारी जनरल एबिलिटी को मापेंगे, तो वो क्या होगा, वो उनमें हाईली कोरिलेटेड होंगे, क्योंकि सभी में होती है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जनरल एबिलिटी सभी में है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि कोई भी टेस्ट ले लो कि सब में आपस में कोरिलेशन मिलेगा ही। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो हर एक में नहीं होता, किसी में कोई किसी चीज़ में वो होता है, तो कोई किसी में, कोई अगर म्यूज़िक में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट्स में होगा, किसी की पेंटिंग अच्छी है तो किसी का जो है ब्रेन, जैसे IAS लोग कर जाते हैं, ये लॉ में कोई अच्छे होते हैं। तो ये जो इस टाइप के इंटररिलेटेड जो फैक्टर होते हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम जो हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं
जो बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस है, अगर हम उनको मेजर करते हैं तो किसी भी टेस्ट से वो सब क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ना कि वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जबकि अगर हम जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं तो वो जो टेस्ट होंगे वो सब क्या करेंगे, आपस में कोरिलेटेड होंगे, हाईली correlated. And तभी इन्होंने लिखा कि in a division of the theory he proposed a number of specific or S factors required for specific activities and test measuring distinct S factors should account for zero correlation, में कोई भी आपस में correlation नहीं होगा। फिर फर्दर इन्होंने क्या कहा, जैनसन further advocated this viewpoint by arguing that G factor is manifested in behavior in a number of ways and can be tested by almost unlimited variety of conceptually independent factors, independent आइटम। इन्होंने ऊपर जो कहा था स्पीयरमैन ने कहा, अब जैनसन ने क्या कहा कि भाई उन्होंने फर्दर इस पॉइंट को एडवोकेट किया, वो भी स्पीयरमैन के ही वो थे, सपोर्टर थे। उन्होंने कहा था कि हमारे जो डिफरेंट तरह के जो हम वो करते हैं, नंबर हमारा जो बिहेवियर होता है, जी फैक्टर्स मैनिफेस्टेड बिहेवियर इन ए नंबर ऑफ वे, के हमारे बिहेवियर में यहाँ पे जैसे लिखा है कि जो हमारे जो कैसे हमारे बिहेवियर के जो हम करते हैं उसके अंदर कैसे जो है जी फैक्टर दिखता है, वो हमारे बिहेवियर में दिखता है। तो वही वो कह रहे कि मैनिफेस्टिंग बिहेवियर नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी टेस्टेड बाय ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ कंसेप्चुअली इंडिपेंडेंट आइटम, जो कि हमारे अलग अलग जो हम जिस बिहेवियर में दिखाते हैं वो हमारा क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। देयरफॉर ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टेस्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू मेजर जी फैक्टर विद कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द आइटम, जो एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होते हैं। एंड हाउएवर जैनसन आइडिया दैट जी इज लार्जली इनहेरिटेड एंड रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट वाज हाईली कंट्रोवर्शियल एंड क्रिटिसाइज्ड। फिर फर्दर इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद बिने और साइमन ने क्या कहा, ऑल्सो कंसेप्चुअलाइज इंटेलिजेंस एज ए जनरल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी यही कहा कि जनरल इंटेलिजेंट जो इन्होंने जनरल फैक्टर को बोला, क्योंकि हम जनरल थ्योरीज की बात कर रहे हैं तो इन्होंने भी जनरल फैक्टर के बारे में बोला। बट इट डिफर्ड फ्रॉम स्पीयरमैन एंड जैनसन, लेकिन वो जो उनका व्यू था वो स्पीयरमैन और जैनसन से थोड़ा डिफरेंट था। एंड प्रपोज दैट दिस कैन बी मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम मेजरिंग द सेवरल डिस्क्रीट एबिलिटी। उन्होंने क्या बोला कि जो इनको जो बिने और साइमन ने क्या बोला कि जो हमारी जो डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि हमारी डिस्क्रीट एबिलिटीज़ को या जो हमारी डिफरेंट जो हमारी एबिलिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एंड इंटीग्रेटेड स्कोर टर्म्स एज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। अब वो जो उनको हम मेजर करते हैं तो हमारे पर्टिकुलर IQ आता है, जिसको हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, IQ कहते हैं। एंड ऑल of these ability tests would account a true measurement of intelligence। अब जो IQ जिसका जो स्कोर होता है उसके बेस पे हम कहते हैं वही एक्चुअल में क्या होता है, इंटेलिजेंस का ट्रू मेजरमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू बिने ए जनरल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ। अब उन्होंने क्या कहा कि हमारी एबिलिटी को, जैसे हमने बताया ना कि डिस्क्रीट एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए जो सिंगल स्कोर आता है आफ्टर अप्लाइंग डिफरेंट टेस्ट, वो क्या होता है IQ। अब इन्होंने जो एबिलिटीज़ बताई हैं वो कौन कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, जहाँ जिसको इमेजिनरी कहते हैं, जिसमें मैथमेटिकल स्किल्स करते हैं, रीजनिंग करते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन है, क्लियर डायरेक्शन ऑफ थॉट हो गया, पर्पसफुल थिंकिंग हो गया, एंड सेल्फ करेक्टेड जजमेंट। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर। वो जो थी वो जनरल फैक्टर की थी हमारी, अब कौन सी की, मल्टी फैक्टर, जो कि हमने अब तक ज़्यादातर जो है वो मल्टी फैक्टर ही हैं। कॉन्ट्रेरी टू द स्पीयरमैन मल्टी फैक्टर थ्योरीज क्या है, निगलेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ जी फैक्टर। ये जो थ्योरीज थी वो क्योंकि मल्टी फैक्टर वो खाली जी फैक्टर पे बेस्ड थी, अब ये क्या है, मल्टी फैक्टर पे है। तो उन्होंने क्या कहा कि इंटेलिजेंस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इनन्यूमरेबल हाईली स्पेसिफिक फैक्टर्स nor is the expression primarily of a general factor that prepares all mental activities such that is describe intelligence on the basis of groups of traits or factor। अब ये जो theories कहती हैं तो जी फैक्टर को वो अपोज करती हैं कि सिर्फ एक ऐसा फैक्टर नहीं होता बल्कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे जिनको जिन्होंने ट्रेड्स कहा है, या जो हमारे जो है कई सारे फैक्टर है, ट्रेड्स है, जो एक ग्रुप में उनके बेस पे हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो बनती है। अब इसके अंदर क्या है, मल्टी फैक्टर में ये हमने पहले किया था थर्स्टन की हमने पूरा डिटेल में कर रखी है। इसमें मैंने क्या है कि द एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीयरमैन एंड अदर जनरल थ्योरीज लेड थर्स्टन टू कंक्लूड दैट सर्टेन मेंटल ऑपरेशन हैव इन कॉमन ए प्राइमरी फैक्टर दैट गिव्स देम psychological and functional unity and that differentiates from
अदर मेंटल ऑपरेशन। यानी क्या है कि हमारे जो है जो हम डिफरेंट हमारी जो जनरल फैक्टर थ्योरीज क्या कहती हैं कि वो जिसमें थर्स्टन ने क्या कहा है कि सर्टेन मेंटल ऑपरेशन, कुछ ऐसे हमारे जो है कुछ सर्टेन मेंटल ऑपरेशन होते हैं हमारे, जिसमें हमारा जो है दिमाग से रिलेटेड कुछ हमारे ऐसी फैक्टर्स होते हैं या जिसको हम क्या आइटम्स कह सकते हैं, हैव इन कॉमन ए प्राइमरी फैक्टर, जो कि सब में कॉमन होता है प्राइमरी फैक्टर, दैट गिव्स देम साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिटी, जिसके बेस पे हमारा जो है साइकोलॉजिकल हम जितना भी काम करते हैं, फंक्शनल जो हम जितने भी काम करते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल हो चाहे हमारी फिजिकल हो, एंड दैट डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम अदर मेंटल। एक जो मेंटल ऑपरेशन होता है वो दूसरे मेंटल ऑपरेशन से अलग होता है, और जो एक मेन प्राइमरी फैक्टर होता है जिसके बेस के ऊपर जो है ये सब चीज़ें हमारी ऑपरेट होती हैं। दिस मेंटल ऑपरेशन देन कंस्टिट्यूट ए ग्रुप, और जी जितने भी मेंटल ऑपरेशन जो एक दूसरे से डिफर करते हैं ये ग्रुप को बनाते हैं। एंड सेकंड ग्रुप ऑफ मेंटल ऑपरेशन हैज इट्स ओन यूनिफाइंग प्राइमरी फैक्टर एंड स्टोरी। इस तरह से जो है फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर जितने होते हैं इंटरलेटेड, वो हमारे एक एक्टिविटी में एक मेंटल फंक्शनिंग करते हैं, दूसरे को जब हम करते हैं तो दूसरे से रिलेटेड। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी हमारी जो है फंक्शनिंग होती है वो ग्रुप्स के उसमें होती है, क्योंकि ये हम मल्टी फैक्टर, इसको इनकी थ्योरी का हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो ग्रुप के ऊपर फोकस करके सेकंड ग्रुप ऑफ मेंटल ऑपरेशन हैज इट्स ओन यूनिफाइंग प्राइमरी फैक्टर एंड सो ऑन, एंड इन अदर वर्ड्स देयर नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज सच ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन प्राइमरी फैक्टर। हर एक का अपना एक मेन प्राइमरी फैक्टर होता है, और उससे उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। एंड गिविंग द ग्रुप ए फंक्शनल यूनिटी एंड कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस जो आपस में जो जुड़े हुए होते हैं जिसको बोलते हैं। एंड ईच ऑफ दिस प्राइमरी फैक्टर, उन्होंने अब क्या होता है कि जो है थर्स्टन ने मेनली क्या है 7 प्राइमरी फैक्टर्स का है। नंबर 1 पे नंबर फैक्टर का मतलब कि इज द एबिलिटी टू डू रैपिड एंड एक्यूरेट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। नंबर फैक्टर में क्या होता है जिसमें जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। वर्बल फैक्टर में हम क्या करते हैं, जिसमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। स्पेस फैक्टर का मतलब क्या है, इन्वॉल्व इन ए टास्क रिक्वायरिंग मैनिपुलेशन ऑफ द इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। हर एक के नाम से मालूम हो रहा है। मेमोरी इन्वॉल्व एबिलिटी टू मेमोराइज quickly, and word fluency refers to the ability to think of isolated words at a rapid rate. Then reasoning में क्या होता है, ability to discover rule or principle involving series of groups of the letter. And perceptual में क्या होता है, नाम से जिसमें visible, जिसको हम visual details को हम easily देख सके और जो है उनको सॉल्व कर सके। एंड बेस्ड ऑन दिस फैक्टर थर्स्टन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू टेस्ट ऑफ, इसको क्या कहा, PMA, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। यानी तो इनकी जो हम थ्योरी है थर्स्टन की, जिसको हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, वो क्या जितने में मेंटल फंक्शनिंग होती हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स के रूप में होती हैं। एक ग्रुप दूसरे से अलग होता है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, PMA टेस्ट होता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है गिलफर्ड क्या हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में किया था सेकंड यूनिट में, जिसमें क्या है गिलफर्ड ने अपनी थ्योरी को फैक्टर, जिसको हमने फैक्टर थ्योरी भी कहा था, कंटेंट एंड मेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व एंड द प्रोडक्ट रीजन, उसमें अलग अलग कहा था। तो शुरू में उन्होंने 120 फैक्टर्स पे दी थी, फिर उन्होंने बाद में 150 फैक्टर्स पे दी थी। कंटेंट जो ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फिर मेंटल के होते हैं ऑपरेशन, जिससे हम ऑपरेशंस के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में किया था। देन हमने अगेन उस पर किया था प्रोडक्ट पे 5 हमने लिए थे कंटेंट, पहले उन्होंने 4 लिए थे कंटेंट के फैक्टर्स, फिर उसके बाद उन्होंने 5 लिए थे मेंटल ऑपरेशन के, और 5 अगेन लिए थे उन्होंने प्रोडक्ट के। फिर उसके बाद उन्हें जो कंटेंट में थे 4 की जगह उन्होंने एक और ऐड करके फिर उन्होंने 150 फैक्टर्स पे दिया था। इसको यहाँ से करते हैं अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व एंड प्रोडक्ट। ये हमने किया था इसको। एंड ही फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, नेमली विजुअल इन्होंने किया था, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल, ये हमारे किस में थे, कंटेंट में। फिर हमने आगे फर्दर अगेन उनको किस में किया था, कॉग्निशन में, मेमोरी टेंशन में, मेमोरी रिकॉर्डिंग में, ये सारे उसमें थे किस में, ऑपरेशन में। एंड डाइवर्जन प्रोडक्शन ये भी इसी में था, एंड कन्वर्जन प्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ये सारे नेक्स्ट वाले में थे। तो इस टाइप से उन्होंने कहा है कि उनकी थ्योरी के बारे में कहा है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम किया था। फिर गार्डनर के बारे में, गार्डनर की भी मल्टीपल इंटेलिजेंस हमने की थी, उसमें क्या क्या था उन्होंने, लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल है, स्पेशियल, म्यूजिकल, मोटर एबिलिटी, इंटरपर्सनल, इन सब के सामने के बारे
बारे में इंट्रापर्सनल था, नेचुरलिस्टिक था, जिसमें उन्होंने फिलोसफी बताया था कि कैसे कैसे जो जिनका लैंग्वेज पे कमांड होता है वो किस टाइप के लोग होते हैं, जो लॉजिकल में ज़्यादा वो करते हैं, वो जैसे एडवोकेट टाइप थे, टीचर्स थे, स्पेशल में जो कि जैसा हमने किया था कि पायलट्स थे। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने यही कहा है कि हार्वर्ड की जो गार्डनर जो थे उनकी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें उनको इनाम भी मिला था, प्रेजेंट भी मिला था, काफ़ी उनको रिनॉन पर्सनैलिटी थे वो। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 puts forth a new and different view of human intellectual competencies. He argues boldly and cogently that we all are born with potential to develop a multiplicity of intelligence, most of which we have been overlooked in our testing society, and all of which can be drawn upon and make us competent individual. वही उन्होंने अपनी जो है थ्योरी के बारे में कहा है कि जो है किस तरह से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो ह्यूमन जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ होती हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज होती हैं, और फर्दर उन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थी, क्योंकि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उन थ्योरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंदर हम ये सारी जो है हमारी थर्स्टन की, जैसे गिलफर्ड की, गार्डनर की, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो अपनी जो थ्योरी के बारे में जैसे इन्होंने जो दे रखा है नीचे 8 टाइप्स की, ये हमने सारा उनकी थ्योरी में ऑलरेडी हम सेकेंड यूनिट में कर चुके हैं। देन कम टू स्टर्नबर्ग के लिए भी हमने किया था कि उन्होंने अपनी थ्योरी को कैसे कैसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस में, क्रिएटिव में एंड प्रैक्टिकल में बांटा था। कि उन्होंने क्या कहा था कि 3 उनके जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है उसको हम बेसिकली ट्रियार्चिक थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 कंपोनेंट में मेजर जो है अपना फोकस किया था। नंबर 1 पे एनालिटिक था, जिसमें हम क्या कहते हैं, हमारी एकेडमिक एबिलिटी होती है, कैसे हम प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इट एनेबल्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू एक्वायर न्यू नॉलेज, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्लूड्स एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन, कंबाइनिंग एंड कंपेयरिंग पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड जनरेटिंग ए सोल्यूशन। ये आप पूरी थ्योरी हमने अभी पीछे की थी, आप ऐसे कैसे आप इसमें अपने वर्ड्स में उसको कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है उसी को ही करना है। नेक्स्ट वही जो है क्रिएटिव, जिसको हमने एक्सपीरियंशियल भी कहा था, इसमें क्या होता है, डिफाइंड बाय द एबिलिटी टू कोप विद द नॉवल सिचुएशन, जब कैसे हम कोई नई सिचुएशन में आते हैं, एंड टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस, जिसके हमने ऑटोमेशन भी कहा था, कैसे हमारा जो न्यू एक्सपीरियंस होता है वो कैसे फिर ओल्ड होता जाता है ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस। फिर हम जैसे हमने उसको वो भी किया था कि मान लीजिए कोई टीचर है, हमने एग्जांपल लिया तो कोई टीचर है जो फर्स्ट टाइम क्लास में जाता है, तो उसको शुरू में फिर भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स के सामने चैप्टर को कि उसे क्या पढ़ाना है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस वो गेन करता है तो क्या होता है, उसको बुक वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो जो ऑटोमेशन आ जाता है, शुरू में नॉवल होता है, बाद में ड्यू टू एक्सपीरियंस इट इज़ जो है कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेशन। तो ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में किया था, बल्कि इन्होंने यहाँ पे शायद मेंशन नहीं कर रखा, तो आप चाहे लास्ट वीडियो में भी जो है ना वहाँ से देख के भी आराम से कर सकते हैं अपने यूनिट 2 से। तो क्योंकि फिर इन्होंने एडेप्टेशन की भी बात की थी सर, उसी के बारे में। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, उसमें क्या था, एनेबल्स पीपल टू अडेप्ट टू द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट की डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीपिंग ए जॉब बाय अडेप्टिंग one's behavior to the employer's requirements is adaptive, but if the employer is making unreasonable demand, अगर हम अपने जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं तो हो गया अडेप्टिव, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर जो है अननेसेसरी कोई अनरीजनेबल कोई डिमांड रखता है, दैन रीशेपिंग द एनवायरनमेंट, तो हम क्या करते हैं उस जॉब को ही छोड़ दें, या अपने, इसका मतलब कि अपने एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दें बाय चेंजिंग द एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड, ताकि हम क्या करेंगे उस जॉब को छोड़ के दूसरा ले लें, और सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव एनवायरनमेंट, जिसमें हम उसको छोड़ के या तो हम अपने एनवायरनमेंट को अपने जो बॉस है उसके एटीट्यूड को चेंज कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा रीशेपिंग। या सेलेक्टिंग में क्या होता है, हम और अच्छी जॉब लेके उसको उस जॉब को छोड़ते हैं। जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने क्या किया था, एडेप्टेशन था, फिर शेपिंग था, देन क्या था, सिलेक्शन। तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है। देन है वर्णन, वर्णन के हमने लास्ट वीडियो में हमारे नहीं थी, ये थोड़ा इन्होंने अभी ऐड की है कि वर्णन डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में फिल द गैप्स बिटवीन द टू एक्सट्रीम थ्योरी। उन्होंने क्या किया, वर्णन ने 2 थ्योरीज को ऐड कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक तो स्पीयरमैन की थ्योरी ले ली, एक इन्होंने क्या किया जो है इसके जो है दूसरी जो थ्योरी है वो ले ली। अब इसमें क्या है, थर्स्टन की और इसकी, थर्स्टन की इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आप इसको एचओ डाल लीजिए, इसके अंदर इन्होंने टर्स्टॉन लिखा हुआ है। वर्णन की जो है इन्होंने क्या किया कि 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की ले ली, और एक तो है थर्स्टन की जो हमने ऊपर पढ़ी है वो ले ली, विच डिड नॉट अलाउ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप फैक्टर। इन्होंने क्या कहा, अपनी थ्योरी को इन्होंने एक हिरार्की में ली है, इस थ्योरी को हिरार्किकल में इन्होंने क्या कहा है कि कैसे जो है हम जो हिरार्किकली सबसे पहले हम जैसे हाईएस्ट लेवल जी
इंटेलिजेंस जिसको हम जनरल बोलते हैं, फैक्टर विद द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द वेरियस बिटवीन इंडिविजुअल, जिसमें हम जो है इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, हिरार्की में सबसे पहले इन्होंने जो जनरल इंटेलिजेंस को ले लिया। फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट लेवल उसके बाद क्या होता है, मेजर ग्रुप फैक्टर्स सच एज वर्बल, न्यूमेरिकल, एजुकेशनल एंड प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पेशल, ये सारा हमने किस में किया था, अभी थर्स्टन की इसमें। तो नेक्स्ट लेवल उन्होंने उसकी थ्योरी में से ले लिया। नेक्स्ट अगेन उन्होंने थर्स्टन में से लिया, माइनर ग्रुप फैक्टर आर डिवाइडेड फ्रॉम मेजर ग्रुप फैक्टर, क्योंकि ग्रुप फैक्टर है तो ये अगेन उसमें से नेक्स्ट लेवल वो हो गया। नेक्स्ट सबसे नीचे जो बॉटम लेवल है उन्होंने एस लिया, यानी स्पेसिफिक फैक्टर। ये कहाँ से लिया उन्होंने, स्पीयरमैन, यानी ऊपर और नीचे, फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट उन्होंने स्पीयरमैन की थ्योरी से लिया, सेकंड एंड थर्ड उन्होंने थर्स्टन की थ्योरी से लेकर उन्होंने हिरार्की बना दी कि उन्होंने कैसे हिरार्किकली जो डेवलप की अभी थ्योरी आफ्टर कंबाइनिंग दी टू थ्योरी, स्पीयरमैन एंड थर्स्टन। तो उन्होंने क्या कहा कि बिगिनिंग इन 1969 वर्नन बिकेम इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन स्टडिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर ऑफ टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सबसे पहले जो मेन उनका क्या था, एनवायरमेंटल को भी जेनेटिक दोनों को वो जो है उसमें इन्वॉल्व थे। वर्नन कंटिन्यू टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ जीन्स, वो जीन्स का भी देखना चाहते थे, जीन जिसको हम नेचर का इफेक्ट बोलते हैं, एनवायरनमेंट का यानी इसको हम नर्चर का इफेक्ट बोलते हैं, ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या कहा, जो इंटेलिजेंस है चाहे इंडिविजुअल की हो चाहे पूरे ग्रुप की हो, दोनों पे ही नेचर का यानी जीन्स का, नर्चर यानी एनवायरनमेंट का, दोनों का ही असर होता है। एंड ही कंक्लूड्स दैट इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस आर अप्रॉक्सीमेटली 60% एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक फैक्टर। उन्होंने क्या कहा कि मेन जो रोल होता है वो जेनेटिक का होता है, यानी 60%, रिमेनिंग जो होता है वो हमारा जो है एनवायरनमेंट से होता है, जिसको हम नर्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या करेंगे कि ये टाइम टू टाइम किस किसने क्या क्या उसकी हिस्ट्री के बारे में कि कब कब किसने क्या क्या कहा है। जैसे एट द टाइम ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन साइकोलॉजिस्ट वर मच मोर इंटरेस्टेड इन सर्चिंग ऑफ द जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सब्सिक्वेंटली फॉर्मुलेटिंग यूनिवर्सल थ्योरीज। उन्होंने टाइम टू टाइम अपने अपने हिसाब से जो है थ्योरीज के बारे में बताया। गेल्टन एंड कैटल, उनका क्या व्यू था इसके बारे में। गेल्टन एंड कैटल ने क्या कहा, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल एफर्ट टू मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए केम फ्रॉम द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट सर फ्रांसिस गेल्टन, हु एडमिनिस्टर्ड सिंपल टेस्ट ऑफ विजुअल। इन्होंने क्या किया, सेंसरी ऑर्गन जो थे हमारे, जैसे विजुअल हो गया, उनके बेस के ऊपर बताया कि डिटरमिनिंग हाईएस्ट ऑडिबल पिच एंड किनेस्थेटिक। इन्होंने वही है कि अपन जो हमारे जैसे हमने पहले किए थे, जो सेंसरी ऑर्गन्स है, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग था हमारा, उनके जो 5 सेंसरी ऑर्गन उसके थ्रू क्या है कि ही थॉट दैट इंटेलिजेंस कुड बी मेजर्ड बाय द टेस्ट ऑफ सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। उनके बेस के ऊपर जो सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उनको मेजर करने का जो टेस्ट होते हैं, उनसे हमारी जो इंटेलिजेंस होती है हम उसको मेजर कर सकते हैं। ही बिलीव दैट द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग हीट, कोल्ड एंड पेन कुड डिस्क्रिमिनेट द इंटेलिजेंट पर्सन फ्रॉम मेंटली रिटार्डेड वंस। जैसे बताया कि जो सेंसरी ऑर्गन से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, अब जो इंटेलिजेंट जो पर्सन होगा वो जो फील करेगा, जैसे इन्होंने कहा हीट और कोल्ड एंड पेन, ये हमारा जो सेंसरी ऑर्गन से होगा ना हमारा, जैसे मैंने अभी बताया आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग है, तो वो बताया कि वो कैसे वो डिफरेंट करता है उस इंटेलिजेंट पर्सन को किससे, जो कि मेंटली रिटार्डेड है। दोनों का जो फीलिंग जो है हीट, कोल्ड एंड पेन, जैसे मैंने बताया, या जो बाकी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, तो उनके साथ उनकी जो सेंसेशन होती है, जो उनकी फीलिंग होती है, वो दोनों के केस में से इंटेलिजेंट पर्सन है जो मेंटली रिटार्डेड है, दोनों को वो डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से। एंड द टर्म मेंटल टेस्ट वॉज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन द साइकोलॉजिकल लिटरेचर बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेम्स मैकिन कैटल। अब कैटल ने कहा कि 1890 में उन्होंने मेंटल टेस्ट को फर्स्ट यूज़ किया। एंड ही डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टेस्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ पर्सन विच इंक्लूडेड मेजर ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ मूवमेंट, सेंसिटिविटी टू पेन, ये सब वही चीज़ें हैं जो हमारे सेंसिटी ऑर्गन्स हैं, जो हम जिन चीज़ों को फील करते हैं। देन कम टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्फ्रेड बीने। इन्होंने तो हमने पहले पढ़ा था कि IQ के ऊपर काफ़ी काम किया है। एल्फ्रेड बीने 1857 to 1911 set out to develop a series of tasks designed to measure the individual differences on the request of the French government due to the need for a reliable diagnostic system to identify children with mental retardation। इनको क्या था कि इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें इनको मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ गवर्नमेंट स्कूल में काम करना था। फ्रेंच गवर्नमेंट ने ही इनको ये प्रोजेक्ट दिया था। काफ़ी इन्होंने इससे बहुत उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स भी दी हैं बहुत अच्छी। द डिफरेंसेस डेट ही कंटेंट दैट मैं आपको अलग से अब इसकी वीडियो में आप
आपको मेंशन भी करूँगी कि इनके पूरी जो स्टडी थी क्या थी वो। एंड द डिफरेंसेस दैट ही इंटेंडेड टू डिलिनिएट इंक्लूड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंटल फैसिलिटी, जैसे मेमोरी है, इमेजरी है, इमेजिनेशन है, अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा इन्होंने सब चीज़ों में कही कैसे जो है, कैसे जो एक इंटेलिजेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है उससे जो कि मेंटली रिटार्डेड है। तो 1905 में क्या था, बिना साइमन स्केल डिफरेंटली ग्रेटली फ्रॉम द स्केल दैट वाज यूज, तो है वो थोड़ा डिफर था जो हम आज यूज़ करते हैं उससे। ओरिजिनल स्केल में क्या था, 30 पास 30 फेल आइटम, आइटम क्या होते हैं, क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं आइटम। उन्होंने क्या किया था, 50 स्टूडेंट लिए थे और फिर 30 उसमें क्वेश्चन थे। द टास्क वर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम टूडेज आइटम, जो आज की डेट में जो क्वेश्चन है उनके स्केल में डिफरेंट है। एंड रिक्वायर्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्टडीज टू कम्प्लीट ईच टास्क। हर एक टास्क में उन्होंने क्या किया, 30 क्वेश्चन लिए थे। एंड द मेजर ब्रेक थ्रू ऑफ द बिने साइमन स्केल वॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क and breadth of the mental ability measured. Furthermore, intelligence was finally able to be measured during a clinical interview as opposed to in laboratories or by using physical measurement. उन्होंने फाइनली क्या किया, क्योंकि उन्होंने क्लिनिकल भी सेटअप उन्होंने काफ़ी किया था। आपने इसको पढ़ा होगा, जो है सेकेंड यूनिट में काफ़ी डिटेल में दे रखा है कि जिन्होंने एक फार्मूला भी दिया हुआ है ME/CA/100 IQ का। अभी शायद ये आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था काफ़ी इसको। तो उसमें वो ये कि इन्होंने फाइनली क्या हुआ था कि वो जो इंटेलिजेंस है IQ के थ्रू उसको मेजर करने में वो सक्सेसफुल हो गए थे। ऑल्दो द बिने साइमन स्केल इज क्वाइट एंटिक्वेटेड विद रिगार्ड टू द टूडेज इंटेलिजेंस स्केल स्टैंडर्ड, यानी एंटिक्वेटेड क्या होता है, काफ़ी ओल्ड फैशन जिसको बोलते हैं, कि जो उसका स्केल है वो काफ़ी ओल्ड फैशन है विद रिगार्ड टू टूडेज, आज के टेस्ट के कंपेरिजन में। मैनी करंट डे इनोवेशन वर डिराइव फ्रॉम द स्केल, फिर भी आज की डेट में जो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे को इस ओल्ड जो है एंटिक्वेटेड जो है इनका स्केल आउटडेटेड उससे काफ़ी कुछ फिर भी हमारे को मिला है। एंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एज ग्रेडेड नॉर्म्स है, इन सबको इन्होंने ऐड किया। एंड फर्दर मोर द इंक्लूज ऑफ एज ग्रेडेड जो है नॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट एस्टिमेट मेंटल एज, तो सारा उन्होंने अपने स्केल में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ऐड की उसके बारे में है। एंड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द बिने स्केल वॉज इन 1908। इन्होंने क्या किया था कि 1908 में इसका फर्स्ट डिवीजन किया, पहले 1905 था, फिर डिवीजन 1908 में किया। हावर द जो है हावर द मेजोरिटी ऑफ द स्केल वाज लेफ्ट अनचेंज। और 1911 में क्या है कि द स्केल वाज इन अगेन उन्होंने सेकंड डिवीजन की इसकी, एंड उन्होंने क्या है कि इसमें एडल्टहुड को भी ऐड कर दिया। एंड विद द इंक्लूजन ऑफ एडल्ट द स्केल नीडेड टू बी रीबैलेंस्ड विच बिने डिड बाय इंक्लूडिंग 5 आइटम्स फॉर ईच एज लेवल। उन्होंने हर एज के लिए 5-5 आइटम जो है उनको ऐड कर दिया, ताकि वो जो है इन्होंने एडल्टहुड के ऊपर, एडल्ट के ऊपर भी इसके ऊपर उनको भी ऐड कर दिया, उनके बारे में भी, उनको भी कैसे मेजर करना उनकी इंटेलिजेंस को। एंड द एबिलिटीज टारगेटेड बाय द 1911 वर लैंग्वेज, अगेन उन्होंने जब उसमें क्या क्या आइटम ऐड किए, लैंग्वेज हो गया, ऑडिटरी प्रोसेसेस हो गए, विजुअल है, लर्निंग एंड मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड बाय 1912 लुइस ने एम टर्मन ने क्या किया, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, अगेन बिगैन डिवीजन ऑन दी 1911 में फिर से उन्होंने डिवीजन की, और 1916 में 1916 में उन्होंने क्या किया, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल नया दे दिया 1911 में। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, हैड ओवर अदर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ द टाइम वर मैनी, द फर्स्ट and seemingly more simplistic was that the 1960 version was the most comprehensive revision of the, ये बहुत ही comprehensive था, और जो बिने का जो ओरिजिनल स्केल था उसका रिवीजन था। और सेकंड क्या था, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज दैट द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड बाय टर्मन वाज द मोस्ट, काफ़ी स्टैंडर्डाइज था, बहुत ऑब्जेक्टिव था, जिसमें फ्री फ्रॉम बायस था। एंड द थर्ड एडवांटेज क्या था, इंक्लूजन ऑफ ए एक्सटेंसिव मैनुअल बोथ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट एज वेल एज फॉर द टीचिंग एड फॉर अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसके जो जिस तरीके से उसको अप्लाई करना था वो भी, और इसके अलावा जो उसमें टीचिंग की को हेल्प करने के लिए भी, दोनों चीज़ें थी उसके अंदर। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ IQ, ये भी हमने किया हुआ है। IQ में क्या, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसमें इन्होंने क्या किया था, मेंटल एज क्या होती है, जैसे कोई भी बच्चा जो है वो अपनी एज का लेवल की तो प्रॉब्लम सॉल्व करे, बल्कि अपने और भी, जो कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है या तो 10 साल का बच्चा अपने लेवल की तो करेगा, लेकिन वो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिसको बोलते हैं, और वो 10 की जगह 11 साल या 12 साल के बच्चे या प्रॉब्लम के जो उसको बोलते हैं हाईएस्ट जो उसके वो होती है इंटेलिजेंस, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, वो हम बोलते हैं मेंटल एज में। और क्रोनोलॉजिकल क्या है, तो उसकी खुद की फिजिकल एज, कोई जैसे वो 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, वो उसकी क्या होगी, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। उससे इन्होंने क्या कहा था, IQ का फॉर्मूला बनाया था ये।
IQ इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम शारीरिक या फिजिकल एज बोलते हैं जो एक्चुअल में होती है, एंड इंटू 100। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार फॉर्मूला 3 नंबर वाले में एग्जाम में आ जाता है। देन है वर्ल्ड वॉर 1 एंड आर्मी पर्सोनल सिलेक्शन, ये भी मल्टी फैक्टर ही है। इसमें क्या कहा था कि जो है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 इन 1917 ए कमेटी ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अंडर लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट एम यर्क्स प्रेस्क्राइब द यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। कैसे 2 तरह का उन्होंने कहा था, आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। किसके ऊपर किया था? आर्मी पर्सोनल के ऊपर। एंड बोथ द टेस्ट वर ग्रुप्ड इन विच द फर्स्ट वाज ए लैंग्वेज टेस्ट एंड वाइल द सेकंड वाज अ नॉन लैंग्वेज, यानी एक टेस्ट तो था जो कि लैंग्वेज टेस्ट था, जो कि वर्बल टेस्ट था। एक दूसरा टेस्ट कौन सा था कि नॉन लैंग्वेज, यानी जो कि नॉन वर्बल था, जिसमें हमारे को, जिसको हम पेपर राइटिंग बोलते हैं ना, वो होगा हमारा वर्बल टेस्ट, जिसमें हमने पेंसिल देकर और पेपर देकर हमने उनको आंसर जो फिलअप करा लिए। डेट इज आवर 1 पार्ट, जो कि वर्बल टेस्ट है आर्मी अल्फा। सेकंड है बीटा, उसमें क्या था कि सेकंड वाले में क्या था कि वो नॉन वर्बल था, जिसके अंदर हमने कोई लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया था, जो कि एक इलिटरेट बंदा भी जो था वो भी कर सकता था। तो वो क्या था? नॉन लैंग्वेज था, जिसको हम नॉन वर्बल भी बोलते हैं। तो उन्होंने दोनों के ऊपर बनाया था, जिसको हम एक जो लिटरेट भी कर सकता है और जो पढ़ा लिखा नहीं, जो इलिटरेट है, वो भी कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं वर्बल टेस्ट या पेपर पेंसिल टेस्ट। सेकंड वाला जो है नॉन वर्बल या जो है इलिटरेट लोगों के लिए बनाया हुआ था। तो ये हमारे जो है यहाँ तक हमारा जो है ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक